जो भी बच्चियां डाइट प्लान पूछती रहती हैं, हर एक से कहती हैं हमें डाइट बताएं, हम अपना वेट कैसे कंट्रोल करें। उसमें भी ज्यादातर वो दालें लें जो कि लाइट हैं, जैसे मूंग की है, बीन्स हैं, इसके अलावा सोयास हैं। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का सेशन है डाइट के मुतालिक कि डाइट हमने कैसी रखनी है पीसीओएस के पेशेंट्स के लिए, और मोटापा इसमें कैसे कम करना है, और अपने हार्मोनल बैलेंस को कैसे कंट्रोल करना है। इसके बारे में मैं तफसील से बताऊंगी इंशाल्लाह ताला, और साथ ही मेडिकल ट्रीटमेंट भी बताऊंगी। इससे पहले कि मैं आगे प्रोसीड करूं, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे व्यूवर्स जो कि देख रहे हैं मेरी वीडियोस लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे, प्लीज़ वो सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको मेरी आने वाली नई वीडियो टाइम पे मिलती रहे और आपको फ़ायदा हासिल हो सके, अगर आप इसको बेनिफिशियल समझ रहे हैं अपने लिए। तो चलिए आप टॉपिक की तरफ आते हैं। डाइट में जानने से, डाइट के मुतालिक मैं बताने से पहले एक बात आपको बता दूं, जो भी बच्चियां डाइट प्लान पूछती रहती हैं, हर एक से कहती हैं हमें डाइट बताएं, हम अपना वेट कैसे कंट्रोल करें। पीसीओएस में ख़ास तौर पे हमें वज़न कम करना होता है और हार्मोनल बैलेंस को कम ठीक करना होता है, तो हमें ये डाइट कंट्रोल बतानी पड़ती है। तो सबसे पहले इसके लिए इम्पोर्टेंट बात ये समझे कि जब अक्सर क्लिनिक्स पे लिखा होता है कि बीएमआई चेक करवाएं अपनी। बीएमआई हम इसलिए जोर देते हैं पीसीओएस के लिए कि हम आपको आपका स्टैंडर्ड वेट बता सकें। उसके लिए मैंने फार्मूला बताया था कि वेट डिवाइडेड बाय आपकी हाइट इनटू 100। अगर आपको कैलकुलेट नहीं करना आता तो आप, जिन बच्चियों को आता है वो गूगल पे जाएं और जाके सर्च करें, ऊपर लिखें कि बीएमआई हमें चाहिए, वो आपके निकाल के बता देंगी। तो बीएमआई का जो नॉर्मल रेट होता है वो 18 से लेके 24.5 तक होता है। अगर इससे ज़्यादा है तो आपने अपना उधर ले आना है ताकि आपका वेट कंट्रोल हो जाए। अब आपको अगली चीज़ जो आती है वो समझनी ये है कि आपकी कैलोरीज कितनी हैं। आपकी जो कैलोरीज हैं वो हम कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से और फैट से लेते हैं। जितनी भी हमारी एनर्जी है, एनर्जी का जो लेवल हमें चाहिए होता है 1 लीटर पानी को गर्म करने के लिए 1 डिग्री तक, वो एनर्जी को हम कैलोरीज कहते हैं। वो हम सारी एनर्जी लेते हैं कार्बोहाइड्रेट से, फैट से और अपनी प्रोटीन से लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट से हम 45 से 65% लेते हैं, प्रोटीन से हम जो लेते हैं वो 10 to 35% लेते हैं, और फैट से हम 20 to 35% लेते हैं। अब हम इसको, इस तनासब को हम कायम रखते हैं नॉर्मली, लेकिन जब हमने मोटापा कम करना होता है तो इस तनासब को ना सिर्फ हम अपनी डाइट में थोड़ी सी तब्दीलियां करते हैं, बल्कि इस तनासब में इस तरह से काम करते हैं कि हम इसको थोड़ा थोड़ा कम कर दें ताकि हमारी कैलोरीज जो है हम मेंटेन कर सकें। याद रहे कि फैट का 1 ग्राम जो है वो आपको 9 कैलोरीज देता है, जबकि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का जो 1-1 ग्राम है वो आपको 4 कैलोरीज देता है। तो आपको पता चल जाएगा। जो फूड आप बाजार से लेते हैं, जैसे बेवरेजेस वगैरह लेते हैं, अव्वल तो आपको लेनी नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें शुगर जो होती है वो डायरेक्ट होती है। डायरेक्ट शुगर जब आपके बॉडी में जाती है, वो मशरूब हो, वो जितने भी आपकी सोडाज वगैरह हो, वो डायरेक्ट शुगर जब आपके अंदर जाएगी तो वो आपकी आरआईसी इंसुलिन रेजिस्टेंस को ज़्यादा करेगा और आपके हार्मोनल बैलेंस को भी ख़राब करेगा। तो अब आगे आपकी कार्बोहाइड्रेट्स के, आपने कार्बोहाइड्रेट्स में भी मकसद सिर्फ यही है कि हम लो ग्लाइसीमिक डाइट इस्तेमाल करें और फाइन वो डाइट्स ना इस्तेमाल करें जिनका हाई इंडेक्स है कार्बोहाइड्रेट्स का, और उसमें जितनी भी रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जिसमें आटा आ जाता है, चावल आ जाते हैं, फाइन आटा टाइप आता है और चावल आ जाते हैं, और इनसे बनी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, ये आपका जैसे ही आप खाएंगे आपका शुगर लेवल ज़्यादा होगा तो इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ेगा, हार्मोनल प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाएंगे। इसलिए आप इसको बिल्कुल कट डाउन कर दें। जितने होल ग्रेन्स हैं उनको इस्तेमाल करें, और इसके साथ आप जौ का आटा मिला के इस्तेमाल करें। उससे आपको एनर्जी तो अच्छी आएगी लेकिन आपकी कैलोरीज कम हो जाएंगी। लो ग्लाइसीमिक डाइट में फाइबर्स भी आ जाते हैं, और ये भी लो ग्लाइसीमिक कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इनका भी बेनिफिट बहुत है क्योंकि शुगर ज़्यादा नहीं बढ़ाते, फिर ये अब्जॉर्ब आसानी से नहीं होते, आपको सेटिस्फेक्शन देते हैं, और उसके अलावा आपकी जो है इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, क्योंकि ये
जो दोस्त बैक्टीरियाज हैं हमारी गट में पैदा करते हैं, जिससे हमें इम्यूनिटी प्रोड्यूस होने में मदद मिलती है। तो जो प्रोबायोटिक्स है, बाज़-औक़ात हम प्रोबायोटिक्स देते हैं ऐसे लोगों को, ताकि और वो उसका कोर्स जो होता है वो 8 हफ्ते तक का होता है, जिससे आपके गट बैक्टीरियाज जो है वो प्रोड्यूस हो, ताकि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन जो है वो आप में कम हो। तो ये तो सारी होगी आपके कार्बोहाइड्रेट्स के मुतालिक। इसके बाद आ गई आपकी फैट। फैट में आप तली हुई चीज़ें बिल्कुल बंद कर दें। जो जंक फूड हैं, जो बिरयानियाँ हैं, पिज़्ज़े हैं, आजकल वो नूडल्स हैं, इस तरह पास्ते हैं, इस तरह की चीज़ें आप ना खाएँ, क्योंकि ये सारी रिच होती हैं फैट में और सैचुरेटेड फैट में, और ये आपकी अंदर तबाही फेरती हैं। तो नॉन सैचुरेटेड डाइट इस्तेमाल करें, स्टीम वाली चीज़ें आप ले लें, ग्रिल्ड चीज़ें आप ले लें, ताकि आपकी फैट की जो कंजम्पशन है कम हो जाए। आप जब 1 ग्राम फैट लेंगी तो आपको पता चल जाएगा कि आप 9 कैलोरीज ले रही हैं, तो आप उस हिसाब से इसको लें। और अनसैचुरेटेड में जो आते हैं आपके प्लांट ऑयल्स आप जितने भी हैं वो आ जाते हैं। सरसों का तेल है, कोकोनट ऑयल है, मूंगफली का तेल है, और अगर आप अफोर्ड कर सकती हैं तो ऑलिव ऑयल बेस्ट है, ये आपकी सेहत के लिए अच्छे हैं। इसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड का बहुत रोल है, लेकिन ये भी 2 टाइप का होता है, प्लांट टाइप का होता है और एनिमल टाइप का होता है। एनिमल में आप फिश लेते हैं, हर तरह की फिश जो होती है उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड नहीं होते हैं, वो साल्मन फिश होती है। और अगर आप साल्मन फिश अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो बाजार में जितने भी सप्लीमेंट्स है उसमें लिखा हुआ होता है ALA टाइप, वो ALA टाइप जो होता है वो आपका प्लांट का होता है, तो वो आप अपने से ले सकते हैं और अलसी के सीड से ले सकते हैं, बजाय वो खरीदें आप बाजार से। लेकिन जो प्लांट टाइप, जो एनिमल टाइप है, उस पर लिखा होता है DHA और EPA, तो वो आप ले सकते हैं। लेकिन याद रहे कि इसकी डोज भी आप ज़रूर डॉक्टर से पूछ के लें, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। फ़ायदे इसके ये हैं कि आपके अंदर इम्यूनिटी पैदा करती है, आपकी जेनेटिक को कंट्रोल करने में बहुत मदद देती है, क्योंकि इसने जितने भी इंटरल्यूकिन टाइप्स फैक्टर्स होते हैं और जो ग्रोथ फैक्टर्स इस तरह के होते हैं ट्यूमर टाइप के, उनको ये रिड्यूस करती है। आपके हार्मोनल बैलेंस को आप इम्प्रूव करती है, एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे अफेक्ट करती है। तो इसलिए इसके पॉलीसिस्टिक ओवरी में बहुत अच्छा रोल है। हार्मोन्स चूँकि जब बैलेंस होंगे आपकी फर्टिलिटी को बढ़ाएगी। तो लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स को मद्देनज़र रखते हुए डॉक्टर की परमिशन के बगैर आप इसकी डोज़ मत लें। और उसके बाद आपकी प्रोटीन आ गई। प्रोटीन में आपकी एनिमल प्रोटीन भी है और आपकी प्लांट प्रोटीन में है। एनिमल प्रोटीन में आप जो है लाइट मीट लें, जो कि जिसमें हम चिकन कहते हैं या फिश कहते हैं। रेड मीट को बिल्कुल आप अपनी उसमें ना ही शामिल करें डाइट में। और जो प्लांट हैं उसमें प्लांट की जो प्रोटीन्स हैं उसमें हर किस्म की दाल आ जाती है, उसमें भी ज़्यादातर वो दालें लें जो कि लाइट हैं, जैसे मूंग की है, बीन्स हैं, इसके अलावा सोयास हैं। ये आपकी हेल्थ के लिए ज़्यादा अच्छे हैं और आपको सेटिस्फेक्शन भी देते हैं और सस्ते भी रहते हैं। इसके अलावा आपके मसाला जात भी हैं, कई मसाला जात जैसे ज़ीरा है आपका, अलसी के बीज जिसका मैंने अभी बात की है, अजवैन है, सौंफ है, ये सारी जो हैं ये एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे भी काम करते हैं, आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ाते हैं, आपका वज़न भी कम करते हैं। तो ये इनके मशरूब और पुदीने के पत्ते हैं, सलाद है, ये सारी चीज़ें आपको फ़ायदे देती हैं। इसके बाद आपके जो विटामिन्स और आपके जो मिनरल्स आ गए हैं वो आपकी डाइट में बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि विटामिन्स का और मिनरल्स का बड़ा रोल है मेटाबॉलिज्म में और आपकी इम्यूनिटी में, और कई सारी रिएक्शंस में इनकी हमारी ज़रूरत होती है। विटामिन में से जो विटामिन्स आपको चाहिए वो विटामिन A है, B है, C है, D है और K है। और ये विटामिन्स आप जो फ्रूट्स और सब्जियों से लेते हैं, फ्रूट आपको सिट्रस फ्रूट आपको चाहिए होते हैं, और सिट्रस फ्रूट में एवोकाडो है, और इसके अलावा ऑरेंजेस हैं, एप्पल आपके लिए अच्छा है, अनार आपके लिए अच्छा है, स्ट्रॉबेरीज आपके लिए अच्छी हैं, जामुन आपके लिए अच्छे हैं। ये तो फ्रूट आ गए। और जो वेजिटेबल्स हैं उसमें मूली है, गाजर है, शलजम है, गोभी है, और पालक है,
चुकंदर है, ये सारी सब्जियां आपके लिए बहुत फायदेमंद हैं। करेला आपके लिए बहुत फायदेमंद है। ये सारी सब्जियां आपके इन्फ्लेमेशंस को भी कम करती है, आपको मिनरल्स भी प्रोवाइड करती हैं और आपको विटामिन्स भी देती हैं और फाइबर्स भी देती हैं जो आपकी डाइट के लिए अच्छी है और लो कैलोरीज हो। तो मिनरल्स हैं उसमें आपके पास जिंक, सेलेनियम, कैल्शियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, ये आपके फर्टिलिटी के लिए सारी ज़रूरत इनकी होती है। ये सारा कुछ आपको मैंने डाइट के मुतालिक बताया। अगर आप इसको तरीके से मैनेज करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको फ़ायदा होगा। अब आप आ जाएं मेडिकल ट्रीटमेंट की तरफ। मेडिकल ट्रीटमेंट में जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं उसको हम डील करते हैं। वो प्रॉब्लम आपके एक्नी के भी हो सकते हैं, हिर्सुटिज्म के भी हो सकते हैं, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज के भी हो सकते हैं और हमल नहीं हो रहे तो उसके भी हो सकते हैं। अब अगर आपके एक्नीस हैं तो एक्नीस में हम देखते हैं कि अगर आपकी क्लीनलीनेस से और टॉपिकल ट्रीटमेंट से नहीं जा रहे तो हम आपको कंबाइंड पिल्स देते हैं और वो कंबाइंड हार्मोनल पिल्स जो होती हैं वो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन उसमें होता है, तो वो फीडबैक मैकेनिज्म से जाके एंड्रोजन्स को कम करती हैं और इस तरह से आपके एक्नीज इंप्रूव हो जाते हैं। तो उसमें बाज़ों का तो सेप्रोट्रॉन भी जो डाइन 35 है उसका बहुत इस्तेमाल हो रहा है, वो हम देते हैं। तो वो 6 से 9 महीने तक देते हैं, उससे आप ठीक हो जाती हैं। फिर आपके आगे हिर्सुटिज्म, हिर्सुटिज्म के लिए जो बाल आपके ज़्यादा आ चुके हैं उसको हम नहीं ख़त्म कर सकते, उसको आपने लेज़र से ही ख़त्म करना होता है। लेकिन जो आगे मज़ीद हैं उसको हम एंड्रोजन्स जब ख़त्म करेंगे तो उसके लिए स्पाइरेनोलैक्टोन है जो एंटी एंड्रोजन के तौर पे काम करती है, उसका 6 से 9 महीने का कोर्स है, उसको हम देते हैं। याद रखें हर दवाई के थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, इसलिए आपने मेडिसिन जो है वो डॉक्टर की परमिशन के बगैर नहीं लेनी है। फिर आपके मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज आ गई हैं, उसके लिए हम इसी तरह कंबाइंड कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स इस्तेमाल करते हैं जिसमें ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन होती है जो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से जाके एंड्रोजन्स को कम करता है और आपकी जो है इरेगुलरिटीज को कंट्रोल करता है। या फिर आगे आपकी इनफर्टिलिटी, और हाँ इसमें हम बाज़-औक़ात मेट्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन के इंजेक्शन जो प्रोजेस्टिन है वो भी देते हैं, क्योंकि उसका रोल इस तरह से हम देते हैं कि वो आपके ना जो ईस्ट्रोजन जिनमें ज़्यादा हो रही, जिसमें हम ईस्ट्राडायोल का लेवल ज़्यादा देखते हैं तो सेफ मेयर के तौर पे हम उसे देते हैं ताकि उनके यूट्रस पे कल को कोई प्रॉब्लम कार्सिनोमा वगैरह की तरफ ना जाए। आगे आपकी इनफर्टिलिटी के लिए आ गई, तो इनफर्टिलिटी के लिए जो हम मेडिसिन यूज करते थे पहले तो सिर्फ मेटफॉर्मिन ही इस्तेमाल कर रहे थे क्योंकि वो इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करती है, वेट रिड्यूस करती है, लेकिन वेट रिड्यूस करने के लिए हमें उसकी बड़ी मिकदार में डोजेस चाहिए होती थी। तो उसमें जो है हमने देखा कि वॉमिटिंग और हेडेक और पेट की तकलीफ थोड़ी बहुत होती है, तो उसकी जगह अब मायोनेसिटोल आ गया है और डीकायरो मायोनेसिटोल आ गया है। तो इनका रोल जो है वो बिल्कुल वही है जो कि मेटफॉर्मिन का, और उसके साइड इफेक्ट्स कम हैं क्योंकि मायोनेसिटोल जो है ये आपके जितना भी मेटाबॉलिज्म है उसको कंट्रोल करता है और डीकायरो जो होती है वो आपके हार्मोनल इम्बैलेंस को जो है ना उसको ठीक करता है। तो इनका दोनों का रेशो है जो मुख्तलिफ आपको प्रेपरेशंस मिलती हैं मार्केट के अंदर, उससे हम इस्तेमाल करके, तो मेन मकसद यही होता है कि आपके मेटाबॉलिज्म को भी ठीक करें यानी इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी ठीक करें और आपके हार्मोन्स को भी ठीक करें, जो एंड्रोजन्स आपके ज्यादा मिकदार में मौजूद हो रहे हैं उसको हम कंट्रोल करें। इस तरह से ये मेटफॉर्मिन, या फिर मेटफॉर्मिन जरा सस्ती है लेकिन उसके थोड़े से साइड इफेक्ट्स ज्यादा हैं इन दवाइयों की निस्बत जो अभी रिसेंटली जा रही हैं मेडिकल में हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम ओवुलेशन के लिए हम क्लोमिड का इस्तेमाल करते हैं। क्लोमिड की 50 मिलीग्राम हम देते हैं 3rd डे से या 2nd डे से 5 डेज के लिए, और उसका मेन रोल एंटी ईस्ट्रोजन के तौर पे वो काम करती है, तो ओवुलेशन प्रोड्यूस करती है। और जो दूसरी है लिट्राजोल, उसका रोल थोड़ा उससे अच्छा है, उसकी सक्सेस रेट ज़्यादा हमने देखा है। वो एरोमेटेज इनहिबिटर है, वो फॉलिकल को एफएसएच का लेवल को बढ़ाता है और ग्रोथ फॉलिकल्स की अच्छी होती है। तो वो दोनों अगर ट्रीटमेंट फेल हो जाए तो फिर गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स हम देते हैं। तो वो गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स के साथ बाज़ औक़ात हमें ड्रिलिंग भी करनी पड़ती है क्योंकि हमने देखा है कि कई लोगों में ये जो है ऑलरेडी इतनी सारा खुद ही ट्रीटमेंट भी होती है या लो मतलब स्पेशलिस्ट से ये ट्रीटमेंट नहीं लेते इनफर्टिलिटी का, तो फिर हमें जो है वो
ड्रिलिंग तक जाना पड़ता है। लेप्रोस्कोपिकली उनकी ड्रिलिंग करके हम एग को रिलीज करने में वो मदद देती है, जिससे फिर आपकी ओवुलेशन होती है और आप कंसीव कर जाती हैं। ये सारे मेडिकल ट्रीटमेंट थे। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जाके अपने कमेंट से मुझे आगाह करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।